नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य पथिक पर। सर्दी, जुकाम, बहती नाक, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम सब परेशान होते हैं और आमतौर पर हम तुरंत दवाइयों के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका सबसे बड़ा समाधान हमारी रसोई में ही छिपा हो? आज हम इसी विषय की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास आयुर्वेद के एक महान ग्रंथ अष्टांग हृदयम पर आधारित कुछ नोट्स हैं। ये बताते हैं कि सर्दी जुकाम में क्या खाना चाहिए, जिसे पथ्य कहते हैं, और क्या नहीं, यानी अपथ्य। चलो इस प्राचीन ज्ञान को आज के संदर्भ में समझते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार ये सर्दी जुकाम असल में है क्या? ये सिर्फ एक वायरस है। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। आयुर्वेद इसे सिर्फ एक बाहरी संक्रमण की तरह नहीं देखता। अष्टांग हृदयम के अनुसार इसका जो मुख्य कारण है वो है शरीर के भीतर कफ दोष का बढ़ जाना। देखिए, हमारे शरीर में 3 मुख्य ऊर्जाएं हैं, वात, पित्त और कफ। जब कफ अपनी सामान्य अवस्था में होता है तो वो शरीर को नमी और मजबूती देता है, लेकिन जब यही बढ़ जाता है तो यही नमी और भारीपन बीमारी बन जाता है, जैसे बहती नाक, छाती में जकड़न और सिर में भारीपन। हाँ बिल्कुल, पर ये कफ बढ़ता क्यों है? हमारे स्रोतों में इसके कारण बहुत साफ बताए गए हैं, जैसे ठंडा, भारी या चिकना भोजन करना, दही और मिठाई जैसी चीजें ज्यादा खाना, ठंडा पानी पीना, और एक बहुत ही आम आदत जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, दिन के समय सोना। ये सब मिलकर शरीर का संतुलन बिगाड़ देते हैं और कफ को बढ़ा देते हैं। तो ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है। अच्छा, तो अगर समस्या बढ़े हुए कफ की है तो समाधान उसे शांत करने में होगा। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी पथ्य, आहार। हमारे स्रोतों के अनुसार हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आराम मिले? सबसे पहली सलाह तो बहुत सीधी सादी लगती है, ताज़ा बना हुआ गरम और हल्का भोजन, जैसे पतली मूंग दाल का सूप। क्या इसमें कोई गहरा विज्ञान है? ये सुनने में सरल है, लेकिन आयुर्वेद का पूरा सार इसी सरलता में छिपा है। अष्टांग हृदयम का एक सूत्र है जो कहता है, उष्ण यानी गरम और लघु यानी हल्का आहार सीधे तौर पर कफ दोष को नष्ट करता है। आप इसे ऐसे समझिए कि गर्म भोजन शरीर में जाकर जमे हुए और ठंडे कफ को पिघलाता है, जैसे गर्मी बर्फ को पिघलाती है। बिल्कुल। और हल्का भोजन जैसे मूंग दाल, वो हमारे पाचन तंत्र पर, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उस पर बोझ नहीं डालता। तो जब हमारी सारी ऊर्जा भारी भोजन पचाने में खर्च नहीं होती तो शरीर को बीमारी से लड़ने की ज्यादा शक्ति मिलती है। ये दिलचस्प है, लेकिन इन नोट्स में एक बात ने मुझे सचमुच चौंका दिया, अनाज के बारे में। हम हमेशा ताजे खाने की बात करते हैं, पर यहाँ पुराने चावल खाने की सलाह दी गई है, साथ में जौ की रोटी। ये पुराने चावल वाली बात तो मतलब बिल्कुल समझ नहीं आई। इसका क्या मतलब है? यहाँ आयुर्वेद का नजरिया बहुत सूक्ष्म हो जाता है। हर अनाज का अपना एक गुण होता है। जौ को स्वभाव से रूक्ष माना गया है, यानी सुखाने वाला। सुखाने वाला, अच्छा। हाँ, जब शरीर में कफ बढ़ता है तो नमी और चिपचिपापन बढ़ जाता है। जौ अपने रूखेपन के गुण से उस अतिरिक्त नमी को सोख लेता है। और रही बात पुराने चावल की, तो आयुर्वेद मानता है कि अनाज जैसे जैसे पुराना होता है वो पचने में हल्का होता जाता है। लेकिन क्या ये आज के समय में प्रैक्टिकल है? मतलब लोग कहाँ से 1 साल पुराना चावल ढूंढेंगे? इसका कोई विकल्प है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन काल में अनाज स्टोर किया जाता था तो ये आसान था। आज के संदर्भ में इसका मतलब है कि हमें ऐसे चावल का चुनाव करना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से हल्का हो। और अगर पुराना चावल ना मिले तो एक बहुत अच्छा तरीका है, चावल को पकाने से पहले उसे बिना घी तेल के कढ़ाई में थोड़ा भून ले। भूनने की प्रक्रिया उसे हल्का और रूक्ष बना देती है, जिससे वो कफ को नहीं बढ़ाता। तो इस तरह हम उस प्राचीन ज्ञान को आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का हैक है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। ये गुणधर्म वाला सिद्धांत मसालों पर भी लागू होता होगा। नोट्स में सोंठ यानी सूखी अदरक, काली मिर्च, पिपली और हल्दी का जिक्र है। ये सिर्फ स्वाद के लिए तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये महज मसाले नहीं है, ये हमारी रसोई में रखी औषधियां हैं। आप देखें तो इन सभी का स्वभाव गर्म और स्वाद तीखा होता है। आयुर्वेद के अनुसार ये गुण
कफ को काटने और उसे पिघलाकर शरीर से बाहर निकालने में सीधे तौर पर मदद करते हैं। सौंठ और काली मिर्च जमे हुए बलगम को ढीला करते हैं और हल्दी अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए तो जानी ही जाती है। और शहद के बारे में भी बताया गया है। अक्सर लोग इसे गुनगुने पानी में लेते हैं। ये भी एक आम घरेलू नुस्खा है। हाँ, और आयुर्वेद में शहद को कफ के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि इसका एक खास गुण है लेखन, यानी खुरचना। ये अपने सूक्ष्म गुणों से शरीर के बहरे स्रोतों में जमे हुए कफ को भी खुरचकर बाहर निकालता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है, जिस पर हमारे स्रोतों ने खास जोर दिया है। क्या चेतावनी? शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए या खौलती हुई गर्म चीजों में नहीं मिलाना चाहिए। अरे ये तो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि मैंने अनगिनत लोगों को इसे खौलते हुए गर्म पानी या गर्म चाय में डालकर पीते देखा है। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार गर्म किया गया शहद अपने औषधीय गुण खो देता है और एक तरह से शरीर के लिए वो विष समान बन जाता है। यह शरीर में आम यानी अधपचे विषाक्त पदार्थ पैदा करता है, जो फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। इसलिए शहद को हमेशा गुनगुने मतलब लूकवार्म पानी में ही मिलाएं, उबलते हुए पानी में कभी नहीं। ठीक है, ये चेतावनी याद रखने वाली है। और आखिर में सबसे सरल उपाय दिया गया है, दिन भर गुनगुना पानी पीना। ये इतना आसान है कि लोग शायद इसकी ताकत को कम आंकते होंगे। शायद ये छोटा सा बदलाव सबसे असरदार उपायों में से एक है। गुनगुना पानी लगातार पीने से बंद नाक और गले में जमा हुआ कफ धीरे धीरे साफ होता रहता है और शरीर हाइड्रेटेड भी रहता है। तो ये तो हुई खाने वाली चीजों की बात। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, जो शायद उतना ही जरूरी है, अपथ्य। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी हालत और बिगाड़ सकती हैं? और इस लिस्ट में पहली चीज ऐसी है जिस पर मुझे लगता है कि बहुत बहस हो सकती है, दूध और दूध से बनी चीजें। दूध, दही, पनीर, आइसक्रीम। लेकिन ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मेरे घर में तो दादी हमेशा सर्दी जुकाम होने पर हल्दी वाला गर्म दूध ही देती थी और उससे आराम भी मिलता था। लाखों लोग ऐसा करते हैं। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और ये परंपरा और शास्त्र के बीच के अंतर को दिखाता है। अष्टांग हृदयम में दूध को बिना किसी शक के साफ तौर पर कफवर्धक कहा गया है, यानी कफ को बढ़ाने वाला। उसका जो मूल स्वभाव है वो भारी और ठंडा है। अब जब आप उसे गर्म करते हैं और हल्दी मिलाते हैं तो हल्दी के गुणों और गर्मी से गले को अस्थायी आराम जरूर मिलता है, लेकिन शरीर के अंदर जाकर दूध का जो अंतिम प्रभाव होता है वो कफ को और बढ़ाना ही है। तो हो सकता है आप कुछ घंटों के लिए बेहतर महसूस करें, लेकिन बीमारी की जड़ यानी बढ़ा हुआ कफ और मजबूत हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। और दही के बारे में क्या? उसे तो वैसे भी ठंडा माना जाता है। दही तो दूध से भी ज्यादा समस्या पैदा करने वाला है। आयुर्वेद में उसे अभिसंधि कहा गया है, जिसको मतलब है कि वो शरीर के चैनलों या स्रोतों को ब्लॉक कर देता है। सर्दी जुकाम में हमारे श्वसन मार्ग पहले से ही ब्लॉक होते हैं और दही खाकर हम उस ब्लॉकेज को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, दूध वाली बात पर अब ज्यादा स्पष्टता मिली। अगला परहेज है ठंडी और मीठी चीजें। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, ये तो काफी हद तक समझ आता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, बीमार होने पर अक्सर ऐसी ही चीजों को खाने का मन क्यों करता है? इसका तर्क सीधा है। ठंडी चीजें बड़े हुए कफ को और जमा देती हैं, उसे सख्त बना देती हैं। वहीं मीठी और मैदे जैसी भारी चीजें हमारी पाचन अग्नि को मंद कर देती हैं। जब पाचन कमजोर होता है तो शरीर में आम बनता है, जो और ज्यादा कफ पैदा करता है। और रही बात क्रेविंग की, तो जब हम बीमार होते हैं शरीर को तुरंत ऊर्जा की जरूरत महसूस होती है और मीठी चीजें ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत है। लेकिन ये एक तरह का धोखा है। मतलब ये एक दुष्चक्र जैसा है। फलों को तो हमेशा सेहतमंद माना जाता है, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि यहाँ केला, संतरा और अंगूर जैसे फलों को अपथ्य लिस्ट में रखा गया है। ऐसा क्यों? संतरे में तो विटामिन सी होता है। जी, ऐसा इसलिए क्योंकि आयुर्वेद हर चीज को उसके गुणों के आधार पे देखता है, सिर्फ विटामिन या मिनरल के आधार पे नहीं। इन फलों की तासीर ठंडी होती है और स्वभाव भारी और मीठा होता है। केला अपनी प्रकृति में भारी और चिकना है, जो सीले तौर पर कफ को बढ़ाता है। और संतरे के बारे में ये धारणा सही है कि उसमें विटामिन सी है, लेकिन अगर कफ पहले से बढ़ा हुआ है तो उसका खट्टा मीठा स्वाद और ठंडक गले में खराश और बढ़ा सकती है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम परहेज पर, जो एक आदत से जुड़ा है। एक ऐसी गलती जो शायद सबसे ज्यादा लोग अनजाने में करते हैं, दिन में सोना।
खासकर खाना खाने के ठीक बाद। ये तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। आराम करने और सोने में फर्क है। आप आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन गहरी नींद में सोना अलग बात है। दिन में सोने से, खासकर भोजन के बाद, पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है और ये कफ दोष को बहुत तेजी से बढ़ाता है। मैं अपने कई मरीजों में देखती हूँ कि सिर्फ इसी एक आदत को बदलने से उनकी रिकवरी की रफ्तार दुगनी हो जाती है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन सभी खाने और ना खाने वाली चीजों की लिस्ट को एक साथ रखें तो इसका सार क्या निकलता है? क्या कोई एक सरल नियम है जिसे हम याद रख सकें? बिल्कुल, इसका सार अष्टांग हृदयम के एक छोटे से लेकिन बहुत शक्तिशाली सूत्र में छिपा है, जो हमारे नोट्स में भी दिया गया है। कफे ऊष्णम लघु रूक्षम च। इसका सरल भाषा में क्या अर्थ हुआ? इसका सरल अर्थ है, कफ से जुड़े रोगों में 3 गुणों वाला भोजन ही हितकारी यानी फायदेमंद होता है। उष्ण, जो स्वभाव से गर्म हो, जैसे सोंठ या गर्म पानी। लघु, जो पचने में हल्का हो, जैसे मूंग दाल का सूप। और रूक्ष, जो शरीर में सूखापन लाए, जैसे जौ की रोटी। उष्ण, लघु और रूक्ष। हाँ, आप जो कुछ भी खाते या पीते हैं उसे बस इसी कसौटी पर तौल कर देखें। क्या ये गर्म है? क्या ये हल्का है? क्या ये रूखा है? अगर हाँ, तो ये आपके लिए पथ्य है। और अगर कोई चीज ठंडी, भारी और चिकनी है, जैसे आइसक्रीम या दही, तो वो अपथ्य है। ये इतना सरल और कारगर नियम है। ये तो बहुत ही स्पष्ट और कारगर नियम है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दवा के साथ साथ, या शायद दवा से भी ज्यादा, सही आहार सबसे जरूरी है। जैसा कि नोट्स के अंत में लिखा है, गलत खाना ही रोग की जड़ है और सही खाना ही असली औषधि है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक पूरा चिकित्सा सिद्धांत लगता है। तो अगली बार जब मौसम बदले या गले में खराश महसूस हो, तो शायद दवा की गोली ढूंढने से पहले अपनी रसोई में जाके इन कुछ चीजों को बदलने के बारे में सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इन स्रोतों में सर्दी जुकाम के लिए एक बहुत ही साफ आहार का नक्शा दिया गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कितनी ही आम स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन या शायद रोकथाम भी हो सकती हैं, अगर हम सिर्फ कैलोरी, प्रोटीन या विटामिन पर ध्यान देने के बजाय अपने भोजन के इन सूक्ष्म गुणों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दें, जैसे कि वो गर्म है या ठंडा, भारी है या हल्का।